एक समय की बात है, एक गांव में कुसुम अपने पति देवनाथ के साथ रहा करती थी। कुसुम और देवनाथ अपना जीवन हंसी खुशी से जीते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वो परेशान रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन देवनाथ अपने कारखाने से काम करके आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक बच्ची नजर आती है, जो कि केवल 2 महीने की थी, जिसे उसके माता पिता रोड पर छोड़कर चले गए थे। देवनाथ को उस बच्ची पर बहुत तरस आता है, इसीलिए वो उसे उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है, कुसुम देखो, ये बच्ची मुझे एक सड़क के किनारे मिली। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आया। आज से ये हमारे घर में ही रहेगी। ये कोई धर्मशाला है क्या जो तुम इसको घर पर उठाकर ले आए? और वैसे भी तुम्हें क्या मतलब, ये बच्ची मरे या जिए, हम ऐसे किसी भी बच्ची को अपने घर में नहीं रख सकते हैं। कुसुम, तुम पागल हो गई हो क्या? हमारी कोई औलाद नहीं है और भगवान ने ये हमें औलाद के रूप में भेजी है, इसीलिए तुम्हें इस बच्ची को घर में रखना ही होगा। ऐसे कहकर देवनाथ उस बच्ची की परवरिश करने लगता है और वो इस बच्ची का नाम दिया रखता है। देवनाथ दिया को खाना खिलाता, नहलाता, सब कुछ किया करता था। ऐसे ही पूरे 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बीत जाने के बाद भी कुसुम दिया से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि दिया के आ जाने की वजह से उसकी खुद की संतान नहीं हो पा रही है। इसका सारा कसूरवार कुसुम दिया को ठहराया करती थी, उस पर खूब चिल्लाया करती थी। एक दिन दिया घर के बाहर बैठी होती है और स्कूल से वापस आने वाले बच्चों को देख रही होती है। तभी उठकर वो अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना है, आप मेरा भी एडमिशन करवा दीजिए ना। क्यों? तू स्कूल जाकर क्या करेगी? वैसे भी तुझे पढ़ लिख कर कुछ नहीं करना है। जब मेरा बच्चा होगा तब मैं उसे स्कूल भेजूंगी। तू मेरी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मुझे माँ मत बोला कर तू। लेकिन माँ, अभी तक तो कोई बच्चा हमारे घर में नहीं है, तो आप किसी स्कूल भेजने की बात कर रही हैं? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ। जैसे ही कुसुम दिया पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, उतने में ही देवनाथ आ जाता है और कुसुम को रोकते हुए बोलता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? और ऐसा क्या कह दिया मेरी बेटी ने जो तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत पड़ गई? पापा, मैंने तो स्कूल जाने के लिए बोला था। बेटा, अभी हमारे घर की स्थिति खराब चल रही है। मैंने जो कारोबार शुरू करा था उसमें घाटा हो गया है, मुझे कर्ज चुकाना है, इसीलिए इस साल मैं तुम्हारा एडमिशन स्कूल में नहीं करवा पाऊंगा। हाँ, अगले साल मैं तुम्हारा जरूर एडमिशन करवाऊंगा। कोई बात नहीं पिताजी, आप मेरे लिए 1-2 किताबें ले आना, मैं घर पर खुद से ही पढ़ने की कोशिश करूंगी। बाप बेटी की ये बात सुनकर कुसुम गुस्से से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद फिर से झगड़ा होने लगता है और कुसुम बोलती है, आप समझते क्यों नहीं है, ये हमारा खून नहीं है, इसलिए आप इसकी चिंता करना छोड़ दे और इसको ऐसे ही अनपढ़ रहने दे। हमें हमारे बच्चे के लिए भी सोचना है, उसकी परवरिश हम कैसे करेंगे अगर हम सारे पैसे इस अनाथ के ऊपर ही खर्च कर देंगे। कुसुम, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम दिया को ही अपनी बेटी मान लो, और फिर जब 7 सालों में हमारी औलाद नहीं हो पाई तो अब कहाँ से होगी? हमारा जो कुछ भी है अब दिया का ही है। ऐसा कहकर देवनाथ जा रहा होता है, तभी पीछे से दिया आती है और बोलती है, पापा पापा, मुझे आज चाउमीन खानी है, मुझे चलकर चाउमीन खिला दीजिए ना। ठीक है दिया बेटा, चलो हम चलते हैं। देवनाथ दिया के साथ बाजार की तरफ चली जाती है। ये देख कुसुम आग बबूला हो जाती है और अपने आप से बोलती है, ज्यादा ही बनने लगे हैं अपने आप को, अब इनका भूत मुझे उतारना होगा। आज मैं इन्हें खाने में इतनी मिर्ची खिलाऊंगी कि इनकी हालत ही खराब हो जाएगी। ऐसा सोचकर कुसुम खाना बनाने लगती है। खाने में वो कढ़ी बनाती है, जिसमें वो काट कर बहुत सारी मिर्च डाल देती है। अब मजा आएगा जब दोनों बाप बेटी को मिर्च लगेगी। अच्छा हुआ मैंने अपने लिए पहले से कढ़ी निकाल कर रख ली, अब जल्दी से ये दोनों आ जाए फिर मजा आएगा। कुसुम देवनाथ और दिया के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही वो दोनों आते हैं, उनके लिए खाना परोस देती है। माँ देखो, मैं आपके लिए चाउमीन लेकर आई हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी, लीजिए खा लीजिए। ठीक है, रख दो, मैं खा लूंगी, तुम लोग खाना खा लो, मैंने खाना निकाल दिया है। जैसे ही दिया और देवनाथ खाना खाने के लिए बैठते हैं और एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, उतने में ही उन दोनों को मिर्ची लगने लग जाती है और दिया तो बेचारी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मम्मी मम्मी, मुझे बहुत जोर से मिर्ची लगी है, पानी दे दीजिए। सचमुच कुसुम, बहुत ही ज्यादा तीखी कड़ी है, क्या जहर बना दिया तुमने? जल्दी से पानी लाओ मेरी बेटी के लिए, अगर खाना नहीं बनाना होता है तो मत बनाया करो। ऐसा नहीं है, कभी कभी ज्यादा मिर्च डल जाती है। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। देवनाथ खुद से उठता है और अपनी बेटी को पानी लाकर पिलाता है।
और खुद भी पानी पीता है। दिया को पानी से भी कोई असर नहीं होता है। इसके बाद देवनाथ उसे चीनी खिलाता है। थोड़ी देर बाद दिया को शांति मिलती है और वो सो जाती है। देवनाथ अपनी बेटी के पास ही बैठा रहता है और खुद भी बैठे बैठे सो जाता है। अगले दिन सुबह देवनाथ बिना कुछ बोले घर से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वापस आता है तो वो देखता है कि कुसुम दिया से कपड़े धुलवा रही है। ये देख देवनाथ बोलता है, कुसुम थोड़ा सा तो शर्म करा करो, 5 साल की बच्ची से तुम कैसे कैसे काम करवाती हो। तुम्हें याद है ना, कल तुमने जानबूझकर मिर्ची खिलाई, फिर भी दिया ने सबसे पहले मम्मी मम्मी बोला। वो तुम्हें अपनी माँ समझती है, लेकिन तुम तो हमेशा उसे अपना दुश्मन ही समझती हो। तो मैं क्या करूं, मैं तो उसे अपनी बेटी नहीं समझती हूँ ना, और ना ही कभी मानूंगी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन गांव का सेठ देवनाथ के घर आता है और बोलता है, देवनाथ, बहुत समय हो गया है, तुमने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। मैंने तुम्हें बहुत राहत दी, लेकिन अब और नहीं, आज मैं कुछ न कुछ लेकर ही जाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं सेठ जी? अभी मैंने थोड़े दिनों पहले ही तुम्हें पैसे दिए थे। तुमने मुझे 3 महीने पहले पैसे दिए थे, उसके बाद मेरे पास तुम्हारा 1 रुपया नहीं आया है। इसलिए चुपचाप मेरे 50,000 रुपए दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलवा लूंगा और तुम्हारा घर जबरदस्ती अपने नाम करवा लूंगा। लेकिन मैंने तो तुमसे सिर्फ 25,000 रुपए लिए हैं और साथ में मैंने उनका ब्याज भी दिया है। आप तो समझिए, मैंने आपका व्यापार शुरू करा था जो नहीं चल पाया। मैं थोड़े दिनों में आपके पैसे दे दूंगा। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा व्यापार चला हो या नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। मुझे मेरे पैसे दे दो। साहब, हमारे पास देने के लिए सिर्फ एक ही चीज है। एक बेटी है जो घर के सारे काम अच्छे से कर लेती है। अगर उसे ले जाना है तो ले जाओ, वो हमारे किसी काम की नहीं है। कम से कम आपको एक नौकरानी तो मिल जाएगी, और फिर जब हम आपके पैसे चुका देंगे तब आप हमें हमारी बेटी वापस कर देना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगा। देवनाथ बोलता ही रह जाता है। वहीं सेठ और कुसुम दोनों मिलकर देवनाथ को एक कमरे में बंद कर देते हैं। अच्छा किया तुमने मुझे एक नौकरानी दे दी। दिया बहुत चिल्लाती है और रोती भी है, लेकिन कुसुम चुपचाप गुमसुम रहती है। वहीं देवनाथ भी कुसुम को बहुत रोकता है कि कुसुम उसकी बेटी को सेठ के हवाले ना करे, लेकिन कुसुम उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद सेठ दिया को अपने घर ले जाता है, उसे घर के सारे काम कराता है। वहीं कुछ दिनों बाद कुसुम अपने पति को कमरे से बाहर निकाल देती है। देवनाथ कमरे से बाहर निकलते ही अपनी बेटी को खोजने लगता है और जैसे तैसे सेठ का घर ढूंढता है। वहाँ जाकर देवनाथ सेठ के आगे गिड़गिड़ाता है, लेकिन सेठ उसकी एक नहीं सुनता। देवनाथ गुस्से से घर पर आता है और बोलता है, आखिरकार तुमने अपनी मनमानी कर ही ली, मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया। तुम्हें जरूर भगवान ने इसीलिए औलाद नहीं दी, क्योंकि तुम बहुत ही स्वार्थी और पापी औरत हो। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, नहीं तो मैं अपने पिताजी को बुला लूंगी, फिर वो तुम्हें अच्छे से बताएंगे। और तुम बार बार क्यों भूल जाते हो कि वो एक अनाथ लड़की है, ना कि हमारा खून। और मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ कि उसकी वजह से ही तुमने मुझसे हमेशा लड़ाई करी। कोई बात नहीं, तुम उसको अपनी बेटी मानो या न मानो, मैं जल्दी ही पैसे जोड़ लूंगा और अपनी बेटी के साथ एक अच्छा और सुखी जीवन जीऊंगा। देवनाथ अपनी बेटी को वापस से पाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगता है। वहीं दूसरी ओर सेठ दिया से घर का सारा काम करवाता। 1-2 दिन बाद सेठ की पत्नी और बच्चे दोनों मायके से आ जाते हैं। तभी सेठ की पत्नी दिया के बारे में सेठ से सब कुछ पूछती है। सेठ की पत्नी को बच्ची के ऊपर दया आ जाती है और वो दिया को चॉकलेट देते हुए बोलती है, बेटा, आज के बाद तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, तुम भी उनकी तरह स्कूल जाओगी। सचमुच सेठानी, फिर मेरी माँ मुझे प्यार करेगी ना? क्यों तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती? दिया सेठानी को सारी बात बता देती है। सेठानी को ये सब सुन बुरा लगता है और वो दिया को गले से लगा लेती है। रात को सोते समय सेठानी अपनी पति को सारी बात बताती है। सेठ को भी सुनकर बुरा लगता है और वो अपनी पत्नी से बोलता है, मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में मालूम नहीं था, नहीं तो मैं कभी भी एक बाप को बेटी से अलग नहीं करता। आज के बाद हम अच्छे से दिया को पालेंगे ताकि उसे कभी भी अपने पिता की कमी और माँ की कमी महसूस ना हो। हाँ बिल्कुल, मैं भी दिया को एक माँ का प्यार दूंगी। सेठ और सेठानी दिया को अच्छे से रखने लग जाते हैं। जैसे वो अपने दोनों बच्चों को प्यार करते हैं, उसी प्रकार वो दिया को प्यार किया करते। बीच बीच में देवनाथ भी अपनी बेटी से मिलने के लिए आ जाया करता। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। पूरे 2 साल बीत जाते हैं। दिया दूसरी कक्षा में आ जाती है। देवनाथ जैसे तैसे करके पैसे जोड़ लेता है। सारे पैसे वो ले जाकर सेठ को दे देता है और अपनी बेटी दिया को वापस ले आता है। कुसुम बाजार गई हुई थी, तभी उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण से उसके पैरों में चोट लग जाती है। जब ये सब कुछ देवनाथ को पता लगता है तो वो अपनी पत्नी को घर ले आता है और उसकी सेवा करता है। साथ में दिया भी अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी कुसुम के मन में कड़वाहट रहती है। तभी एक दिन कुसुम को एक सपना आता है, जिसमें एक देवी माँ बोलती है, कुसुम, तुम्हें मैंने दिया के रूप में अपने आप को सौंप दिया है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे पहचानने की कोशिश नहीं करी और मुझे हमेशा तकलीफ थी। तुम्हें हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचा, सबसे ईर्ष्या करी,
कभी किसी का भला नहीं सोचा। तुम अपने कर्मों की वजह से कभी माँ नहीं बन पाई। ये तुम्हारे कर्मों द्वारा लिखा हुआ तुम्हारा भाग्य है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे घर एक संतान दी और तुमने उसको संतान नहीं समझा। मैं तुम्हें अभी चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने दिया को अपनी बेटी नहीं स्वीकारा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कुसुम की अचानक से नींद खुल जाती है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। सचमुच उसने दिया के साथ बहुत बुरा किया, साथ में अपने पति को दुख दिया। फिर वो अपने पति से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। देवनाथ अपनी पत्नी को माफ कर देता है, जिसके बाद कुसुम दिया को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। दिया को ये सब कुछ देखकर अच्छा लगता है और इस तरह देवनाथ, दिया और कुसुम खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में श्रेया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। श्रेया के पिताजी श्यामलाल एक कारखाने में काम किया करते थे और श्रेया की माँ घर पर रहकर गृहस्थी संभाला करती थी। श्रेया केवल 10 वर्ष की थी, इसीलिए उसके अंदर अभी ज्यादा समझ नहीं थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन श्रेया अपने आस पड़ोस के बच्चों को खेलने के लिए बुलाती है। सभी बच्चे खेलने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तभी टीना बोलती है, देखो श्रेया, मेरे पिताजी तो आज मेरे लिए नया बैट और बॉल लेकर आए हैं। ऐसा सुनकर श्रेया की दूसरी सहेली बोलती है, अरे वाह, तुम्हारा बैट बॉल तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये देखो मेरी डॉल तुमसे ज्यादा अच्छी है। मेरे पापा तो ये डॉल शहर से लेकर आए हैं। तुमने ऐसी डॉल कभी देखी नहीं होगी, ये इतनी सुंदर है। श्रेया, हम दोनों ने तो अपने खिलौने दिखा दिए, तुम कौन सा खिलौना लेकर आई हो? हमें भी तो दिखाओ। दोस्तों, जब तुम दोनों के पास इतने अच्छे अच्छे खिलौने हैं, तो फिर मैं तुम दोनों के खिलौने से क्यों नहीं खेल सकती? तुम मुझे भी इस खिलौने से खिला देना। नहीं नहीं, मैं खिलौने की कोई दोस्ती नहीं करती हूँ। क्या पता तुम मेरा बैट बॉल तोड़ दो। वैसे भी मेरे मम्मी पापा ने मना करा है किसी और को अपना बैट बॉल देने के लिए। हाँ, मैं भी तुम्हें अपनी डॉल नहीं दिखाऊंगी। ये मेरे पापा शहर से लेकर आए हैं। अगर खराब हो गई तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। कोई बात नहीं, मैं अपने पापा से बोलकर अच्छे अच्छे खिलौने मंगा लूंगी। श्रेया बहुत निराश हो जाती है और अपनी माँ से आकर बोलती है, माँ, मेरी सारी दोस्त नए नए खिलौने लेकर आई हैं, इसीलिए आप मुझे भी कुछ नए खिलौने दिलवा दीजिए ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए नए खिलौने लेकर आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, तुम अपने खिलौने के साथ खेलना। माँ, लेकिन अब कब खिलौने लेकर आओगे? पहले मुझे ये बताओ। बेटा, मैंने एक बार बोल दिया है ना, मैं लेकर आऊंगी। अब मुझे बार बार तंग मत करो, हटो, मुझे काम करने दो। ऐसा कहकर श्रेया की माँ श्रेया को डांट देती है, जिसके बाद श्रेया चुपचाप जाकर अपनी पढ़ाई में लग जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। श्रेया अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाती है, क्योंकि उसके पास खिलौने तो थे नहीं, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलती थी। तभी एक दिन टीना श्रेया को खेलने के लिए बुलाती है। क्या हुआ टीना, तुम मुझे क्यों आवाज लगा रही हो? श्रेया, मैं तो तुम्हें खेलने के लिए आवाज लगा रही थी। लेकिन तुम लोग तो मुझे अपने साथ नहीं खिलाओगे, क्योंकि मेरे पास खेलने के लिए खिलौने नहीं है। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ खेलने के लिए आ जाओ, तुम मेरे खिलौने से खेल लेना। ये सुनकर श्रेया खुश हो जाती है और टीना के साथ खेलने के लिए चली जाती है। श्रेया टीना और बाकी दोस्तों के साथ खेलती है, लेकिन उसी बीच अचानक से श्रेया के हाथ से टीना का खिलौना गिरकर टूट जाता है। ये देख श्रेया डर जाती है। वहीं टीना ये सब देखकर बोलती है, हाय राम श्रेया, तूने मेरा खिलौना क्यों तोड़ दिया? अब मैं अपनी मम्मी को क्या जवाब दूंगी? अगर उन्हें पता चल गया तो आगे से वो मुझे कभी भी खिलौना नहीं दिलाएंगी। अब मैं क्या करूँ, अपनी मम्मी को कैसे बताऊंगी? देख लिया ना टीना, अच्छा हुआ मैंने श्रेया की बच्ची को अपना खिलौना नहीं दिया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरी मम्मी तो मुझे मार मार के भरता बना देती। वैसे तेरी ही गलती है, जब तुझे पता था कि ये अपना खिलौना नहीं लेकर आ सकती है, तो तुझे इसे खेलने के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। देखो श्रेया, तुमने मेरा खिलौना तोड़ा है, इसीलिए तुम्हें मेरा खिलौना वापस करना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा खिलौना वापस कर दूंगी। ऐसा कहकर श्रेया अपने घर चली जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे एक खिलौना चाहिए, आप मुझे कहीं से भी ला कर दो, अब तो मैं खिलौना लेकर रहूंगी। श्रेया डर जाती है कि अगर वो अपनी माँ को बताएगी कि उसने टीना का खिलौना तोड़ दिया है तो उसकी माँ उसे डांटेगी, इसीलिए वो अपने खिलौने के लिए जिद करने लगती है। तभी इतने में श्यामलाल काम से वापस आ जाता है और बोलता है, क्या बात है श्रेया, तुम अपनी माँ पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? श्रेया की माँ सब कुछ श्यामलाल को बताती है, जिसके बाद श्यामलाल बोलता है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें आज ही खिलौना दिलवा दूंगा, अभी के लिए तुम जाकर पढ़ाई करो। श्रेया जाकर पढ़ाई में लग जाती है। श्रेया के पिता श्यामलाल श्रेया की ख्वाहिश पूरा करने की हमेशा कोशिश करते थे, इसीलिए वो शाम को जाकर श्रेया के लिए बाजार से खिलौना ले आते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी जाकर टीना को उसका टूटा हुआ खिलौने के बदले में अपना खिलौना दे देती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद श्रेया का जन्मदिन आता है। श्रेया आस पड़ोस में जाकर सभी को अपने जन्मदिन के बारे में जाकर बताती है। तभी पार्वती बोलती है, क्या बात है श्रेया, आज तेरा जन्मदिन है,
और तूने वही पुराने से कपड़े पहन रखे हैं। अगर तेरे पास कपड़े नहीं है तो मैं तुझे अपने कपड़े दे दूं। नहीं नहीं, मुझे किसी की कपड़ों की जरूरत नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम हमें शाम को अपने जन्मदिन पर बुला रही हो ना। वैसे तुम हमेशा बोलती रहती हो ना कि तुम्हारे पापा बड़ा वाला केक लेकर आएंगे, तो आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारे पापा बड़ा वाला केक लेकर आएंगे ना। हाँ क्यों नहीं, मेरे पापा शहर गए हैं मेरे जन्मदिन के केक लाने के लिए, इसीलिए तुम दोनों रात को मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। मैं तुम्हें जरूर अपने जन्मदिन पर केक खिलाऊंगी। श्रेया, हमें सचमुच तुम्हारे जन्मदिन में केक मिलेगा या नहीं? वैसे तुमने आज तक केक खाया है? हाँ, क्यों मैं केक नहीं खा सकती हूँ क्या? चलो मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर अपने बर्थडे की तैयारियाँ भी करनी है। तुम लोग शाम को जरूर आ जाना पक्के से। ऐसा कहकर श्रेया अपने घर चली जाती है और अपने माता पिता से जाकर बोलती है, पिताजी आज मेरा जन्मदिन है, तो आप मेरे लिए एक केक लेकर आ सकते हैं? बेटा, तुम्हें तो पता है मेरी इतनी आमदनी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने तुम्हें एक खिलौना लाकर दिया था, वो भी जो बचे हुए पैसे थे उनसे। बेटा समझा करो, तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई का खर्चा और घर के भी काफी खर्चे होते हैं, इसीलिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए केक नहीं ला सकूंगा। श्रेया, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सूजी से केक बना दूंगी। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता मैं इस घर में पैदा क्यों हो गई। आप लोग कभी भी मुझे खुशी नहीं देते। मैं तो सिर्फ एक केक ही मांग रही हूँ, वो भी आप लोग लाकर नहीं दे सकते। इससे अच्छे तो टीना और पार्वती के पापा हैं, कम से कम अपने बच्चों को खुश तो रखते हैं। श्रेया, तुम्हें पता भी है तुम किस तरीके से बात कर रही हो? बदतमीजी की भी हद होती है। हम कुछ नहीं बोलते तो तुम कुछ भी बोलती जाओगी। अपनी माँ की डांट सुनकर श्रेया गुस्सा हो जाती है और घर के बाहर चली जाती है। देख लो कितनी बदतमीज होती जा रही है आपकी बेटी, आप ही उसे सर पर चढ़ाते हैं। आज के बाद उसे कोई चीज लाकर नहीं देनी है, जितना दोगे उतना ही मांगती रहेगी। तुम भी बिल्कुल बच्चों की तरह बातें कर रही हो। आखिर बच्ची है वो, उसने अपने जन्मदिन पर हमसे कुछ मांग लिया तो क्या गलत कर दिया? बल्कि गलती तो हमारी है जो हम अपनी इकलौती बेटी को खुश नहीं रख पाते। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी। मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, तुम घर पर रहो। वहीं दूसरी ओर श्रेया भागते भागते गांव से दूर नदी के पास आकर रुकती है और वहां बैठकर रोने लगती है। तभी उसे आसपास से कुछ आवाज आती है और श्रेया इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि वो आवाज एक कुएं से आ रही है। क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? श्रेया रोते रोते उस कुएं को सब कुछ बताती है और कहती है, वैसे सही कह रहे थे मेरे माता पिता, मुझे उनसे ऐसे तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। वो मेरी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, मुझे बहुत मुश्किल से पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनसे बदतमीजी से बात करती हूँ। मैं गुस्से में यहाँ पर आ गई। मेरे माता पिता को मेरी चिंता हो रही होगी, लेकिन अब मैं घर कैसे जाऊँ? मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता। तुम रो मत और खुशी खुशी घर जाना। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए मैं तुम्हें केक देना चाहता हूँ। तुम वो केक लेकर अपने घर चली जाना। ये सुनकर श्रेया बहुत खुश हो जाती है। वहीं कुआं अपने जादू से जादुई सुनहरा केक प्रकट करता है, जिसे देखकर श्रेया खुश हो जाती है। श्रेया, ये तुम्हारे जन्मदिन का केक है और ये कोई मामूली केक नहीं है, बल्कि जादुई केक है, जिसकी मदद से तुम कुछ भी मांग सकती हो। परंतु याद रखना, तुम्हें लालच नहीं करना है, नहीं तो ये केक अपने आप गायब हो जाएगा। धन्यवाद, मैं आपकी बातों को हमेशा ध्यान रखूंगी, लेकिन अब मैं घर कैसे जाऊं? तुम जादुई केक की मदद से घर वापस जा सकती हो। बस आंखें बंद कर लो और जादुई केक से बोल दो, हे जादुई सुनहरे केक, मुझे मेरे घर पहुंचा दे। श्रेया के ऐसा बोलते ही श्रेया जादू से अपने घर पहुंच जाती है। श्रेया की माँ श्रेया के हाथ में इतना बड़ा सुनहरा केक देख हैरान हो जाती है, जिसके बाद श्रेया अपनी माँ को सब कुछ बताती है। थोड़ी देर बाद निराश होकर श्रेया के पिताजी घर पर आ जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो देखते हैं घर में चारों तरफ साज सजावट हो रखी है। श्रेया ने बहुत सुंदर गाउन पहन रखी है। पूरा घर बर्थडे डेकोरेशन से सजा हुआ था। जिसके बाद श्रेया की माँ श्यामलाल को सब कुछ बताती है। ये सब कुछ जानकर श्यामलाल खुश हो जाता है कि आखिरकार उसकी बेटी खुश तो हो गई। रात होते ही श्रेया की सहेली पार्वती और टीना श्रेया के घर के बाहर से आवाज लगाती है। श्रेया अपनी सहेलियों की आवाज सुनकर उनके सामने जाती है। पार्वती और टीना की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वो श्रेया को इतने सुंदर गाउन में देखती है। तभी टीना बोलती है, क्या बात है श्रेया, तूने इतनी सुंदर गाउन पहन रखी है। मुझे तो लगता है तेरे पिता ने सारा खर्चा तेरी गाउन में कर दिया। अब हम तेरे घर के अंदर चले या नहीं? पता चले हमें केक खाने को ना मिले, क्योंकि सारा खर्चा तो तेरा गाउन में हो गया होगा ना। अरे चलो तो सही तुम दोनों। पार्वती और टीना दोनों घर के अंदर जाती हैं। चारों तरफ डेकोरेशन देखकर उन्हें विश्वास नहीं होता कि सचमुच ये श्रेया का घर है या किसी और का। तभी पार्वती बोलती है, सचमुच श्रेया, तुम सही कह रही थी। तुम्हारे पिता ने तो बहुत अच्छी डेकोरेशन करवाई है
और तुम्हारी गाउन भी बहुत अच्छी है। थोड़े समय बाद आस पड़ोस के और भी बच्चे श्रेया के घर आते हैं, जिसके बाद श्रेया अपना बर्थडे धूमधाम से मनाती है। सभी उसका बर्थडे केक देखकर खुश होते हैं, क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने इतना बड़ा केक कभी नहीं देखा था। जिसके बाद सभी लोग केक खाते हैं और खूब पार्टी एंजॉय करते हैं और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जादुई सुनहरे केक की मदद से श्यामलाल अपनी एक बेकरी खोल लेता है और जादुई केक की मदद से श्यामलाल की केक की दुकान बहुत जोरों शोरों से चल पड़ती है। जिसके बाद श्यामलाल उन पैसों से अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनवाता है। जिसके बाद श्रेया अपने परिवार के साथ मिलकर हंसी खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।